भारत में लोक प्रशासन इस पेपर में आज हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी प्रशासनिक सुधार पर। हमने अपनी पिछली चर्चाओं के अंदर हाल ही में ये समझा कि देश में किस तरह भ्रष्टाचार भारत के अंदर फैला हुआ है। हमने ये भी समझा कि इसके कारण क्या थे, ऐतिहासिक कारण तथा विश्व युद्ध वाले कारण तथा अन्य। आज हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर आज़ादी के बाद से प्रशासनिक सुधार की क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई। प्रमुख प्रशासनिक सुधार हम आपसे आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो प्रशासनिक सुधार का सबसे बड़ा कदम, छोटे मोटे प्रशासनिक सुधार तो हम रोजमर्रा में प्रशासन के अंदर देखते ही हैं। हम मानते हैं कि प्रशासन एक डायनेमिक सिस्टम है जिसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन व्यवस्था के अंदर चेंज आना, उसको किसी तरह से सुधार करना, कुछ बड़ा सुधार करना जो लंबे टाइम तक प्रभावी रहेगा, उसे हम प्रशासनिक सुधार की अंतर्गत मान करके उसका अध्ययन करते हैं। जैसे अयंगर समिति जो प्रतिवेदन था 1949 का, 1949 के अंदर श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर जो केंद्र सरकार के पुनर्गठन का अध्ययन करने के लिए एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त हुए थे। तो जो पुनर्गठन आयोग था, ये श्री अयंगर ने सरकारी तंत्र के पुनर्गठन पर दिए गए अपने प्रतिवेदन में केंद्रीय सचिवालय के संगठनात्मक एवं प्रक्रियात्मक परिवर्तन के संबंध में विस्तृत विवेचन किया, अपनी सिफारिशें दी। और उनकी प्रमुख सिफारिश यह थी कि जो केंद्रीय मंत्रालय हैं उनको 4 भागों में बांटा जाए, उनको 4 ब्यूरो बना दिए जाए। तो ये जो ब्यूरोज थे ये अच्छे तरह से काम कर पाएंगे। ब्यूरोज आप समझते हैं डेस्क सिस्टम होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, किसी पर्टिकुलर विषय के एक जगह केंद्रित किए जाए सारे मंत्रालय, विभाग या ऑफिस। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म आया था 1947 में। हम आज़ाद हुए, 1949 के अंदर जब ये आया है तो पुनर्गठन किया गया। उससे पहले अंग्रेजों के तरीके से सरकार चल रही थी, इस समय हमने पुनर्गठन करके हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उसको करने की कोशिश करी। ये पहला कदम हम मानते हैं। इसके बाद हम एडी गोरवाला रिपोर्ट देखते हैं 1951 की, जो जैसे ही योजना आयोग की स्थापना हुई तो इस बात पे विचार चलने लगा कि कैसे एक प्लान्ड डेवलपमेंट की बात करी जाए, कैसे एक नियोजित विकास की बात करी जाए। तो एडी गोरवाला एक अवकाश प्राप्त सिविल अधिकारी थे जिन्होंने योजना आयोग के लिए गैर पदाधिकारी के रूप में प्रतिवेदन तैयार करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की। तो एडी गोरवाला प्रतिवेदन आता है लोक प्रशासन पर प्रतिवेदन, और यह प्रतिवेदन 9 अध्यायों में विभक्त था। 9 अध्याय इसके अंदर अलग अलग दिए हुए थे, और उसके अंदर इन्होंने जो अपने सिफारिशें दी हैं उसके अंदर इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रमुख बात थी इनको ये थी कि भाई जो चीजें सर्वोत्तम महत्व की होती है उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं प्लेसिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो उनका ये कहना था कि जो गौण महत्व की चीजों को पीछे कर दिया जाना चाहिए, कतिपय थोड़ी से निर्धारित लक्ष्यों की ओर ही प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय प्रशासन में अच्छे साधनों और उपकरणों का अभाव है। तो जो चीजें पहले करने की जरूरत है उनको पहले करा जाए। भारत अभी आजाद ही हुआ था, कुछ ही साल हुए थे, और प्रशासन के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, देश के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे। तो इस कारण से उनका ये मानना था कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का पॉलिसी अपनाना चाहिए। दूसरा उनका था कि असेसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए। अत्यधिक खर्च की आशा ना लगी रहे, निश्चित परिणाम मिलने चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय, है ना। आज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट सिर्फ बात करने के लिए रह गई आज ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। मंत्रियों तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच संबंध के बारे में गोरवाला ने बोला कि सलाह लेनी चाहिए अधिकारियों की, मंत्रियों को सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि मंत्री अपेक्षित रूप से जरूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हों,
लेकिन ऑफिसर्स तो पढ़े लिखे होंगे ही, उनका सिलेक्शन प्रोसेस इसी तरह से आ रहा है। फिर दूसरा उन्होंने रेमेडी फॉर डिविएशन, जैसे मंत्री अधिकारियों के विचलन का पदभ्रष्टता देखने को मिलती है। इसका एकमात्र प्रतिकार प्रतिवेदन के अनुसार यह था कि विधायकों में चरित्र बल और मंत्रियों में उत्तरदायित्व की भावना तथा प्रशासकों में स्वभाव को उत्पन्न बनाए रखना चाहिए। इस तरह ये सारी रिपोर्ट आई और उसके बाद हमने पाया कि जब देश आगे बढ़ा तो धीरे धीरे 1960s के अंदर ये भावना आई कि देश के अंदर एक बड़े लेवल पे एक भारतीय प्रशासन की व्यवस्था को पुनः परीक्षा करनी चाहिए और उसकी एक नियोजित तरीके से उसको बदलने की जरूरत है। तो एक प्रशासनिक सुधार आयोग की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो 1966 के अंदर 1966 के अंदर एक प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई और यह प्रशासनिक सुधार आयोग जो था वो 1966 से 1969 तक, वैसे बोला जाए तो 1970 तक इसने अपने प्रतिवेदन दिए हैं अलग अलग चीजों पर। तो जो उसकी प्रमुख सिफारिशें थी उनको मैं आपको अभी हल्का सा बताता हूँ, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि प्रशासनिक सुधार किस प्रक्रिया को कहते हैं, प्रशासनिक सुधार के अंदर आता क्या है। तो जैसे उन्होंने बोला, एक सिफारिश ये थी कि जन अभियोग जो निराकरण की समस्या है, प्रशासनिक सुधार के संबंध में यह मत था कि लोक प्रशासकों के विरुद्ध जनता के अभियोगों के निराकरण के लिए 2 संस्थाओं की रचना होनी चाहिए, जो जिसका कि नाम उन्होंने बोला कि लोकपाल अखिल भारतीय अधिकारी नियुक्त होना चाहिए और लोक आयुक्तों को राज्यों के लेवल पर न्यायाधीशों के समान जो शक्ति रखता हो। तो जैसे जन अभियोग का इनका इम्पोर्टेंट सलाह थी। दूसरा कहते हैं भारत सरकार के प्रशासनिक तंत्र के बारे में कि मंत्री परिषद का आकार आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया जाए तथा मंत्रियों के विभागों के वितरण में मंत्रालयों का विवेक सम्मत समायोजन किया जाए। तो मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव की भूमिका प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल एवं मंत्रिमंडल समितियों के मुख्यों परामर्शदाता एवं समन्वयकर्ता की होनी चाहिए। तो इनकी सलाह थी ये बेसिकली। इस तरह से उन्होंने नियोजन तत्व के बारे में बोला कि आयोजन आयोग का मत था कि प्रधानमंत्री को आयोजना आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। देखिए नेहरू के टाइम से योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहते थे इनका, लेकिन मत था इस सुधार आयोग का कि प्रधानमंत्री को नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उनके कार्यों में से प्रधानमंत्री का निकट संपर्क आवश्यक है। वित्त मंत्री भी योजना आयोग का सदस्य नहीं होना चाहिए। योजना आयोग में अन्य किसी मंत्री को भी सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए, जबकि योजना आयोग में सभी लोग थे। तो योजना के सदस्यों की संख्या 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सब इन्होंने अपने सिफारिशों के अंदर कहा। हालांकि ये मानी नहीं गई ये सिफारिश, इसके आगे तक भी योजना आयोग इसी प्रकार चलता रहा जब तक कि 2014 के अंदर हमारी एक नई सरकार आई जिसने कि इसके अंदर परिवर्तन करके बाद में फिर इसको नीति आयोग का नाम दिया है। हालांकि परिवर्तन उससे भी कुछ ज्यादा नहीं हुए हैं, फैक्चुअल परिवर्तन तो ज्यादा नहीं हुए हैं, सिर्फ टेक्निकल परिवर्तन किए गए हैं और उससे बल्कि ये कमजोर और बढ़ गया है। और केंद्र राज्य संबंध के बारे में उन्होंने बोला संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। तो इन्होंने बल दिया इस पे कि केंद्र राज्य के बीच में और अंतरराज्यीय एक परिषद होनी चाहिए। जबकि आज हम ये देखते हैं कि 1966-70 में ये सिफारिशें आई थी। 70 से ये मान रहे थे कि भाई केंद्र राज्य के बीच में संबंध अच्छे बनाने चाहिए, अंतरराज्यीय समन्वय होना चाहिए, जबकि आज ये आवश्यकता और ज्यादा महसूस की जा रही है हमारे देश के अंदर, जबकि इसका अभाव आज महसूस कर रहे हैं। तो 70 से आज 2020 में 50 साल बाद भी हमारी स्थितियां वैसी की वैसी बनी हुई हैं, बल्कि कहा जाए तो उससे और खराब हो रही हैं। कार्मिक प्रशासन के बारे में इन्होंने बोला कि सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार की हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनकी शिकायतों को संयुक्त विचार विमर्श परिषद और नागरिक सेवा अध्ययन न्यायाधिकरण के माध्यम से ही हल किया जाना चाहिए, जैसे जॉइंट पार्लियामेंट कंसल्टेटिव कमिटीज हों, जेसीएम्स, और इस तरह के कुछ मैकेनिज्म होने चाहिए। वित्त लेखा और लेखा परीक्षा के निष्पादन बजट पद्धति अपनानी चाहिए, निष्पादन बजट पद्धति। तो ये इन्होंने एक नई बात कही थी, लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण सकारात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। ये जो निष्पादन बजट पद्धति के बारे में जो इन्होंने बोला था वह खैर कुछ विभागों के अंदर एक बार एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चलाया गया, लेकिन फिर बाद में ड्रॉप हो गया था। लोक उपक्रम के बारे में उन्होंने बोला सरकारी अधिकारियों को अस्थायी रूप से लोक उपक्रमों में भेजने की जो ये प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। मुख्य क्षेत्रों के लोक उपक्रमों के लिए
क्षेत्रक निगम प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। लोक उपक्रम के ब्यूरो का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। लोक उपक्रमों में विशेष समूहों के लिए लेखा परीक्षा मंडल स्थापित किया जाना चाहिए। इसी तरह इन्होंने राज्यपाल की भूमिका के लिए बोला कि राज्यपाल उस व्यक्ति को बनाया जाए जिससे प्रशासन तथा सार्वजनिक जीवन को दीर्घ अनुभव हो। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट तो होता ही है राज्यपाल, लेकिन इन्होंने कुछ बोला था कि इसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह लेने की इन्होंने सलाह दी कि जिस जगह आप राज्यपाल को नियुक्त कर रहे हैं वहां के उस मुख्यमंत्री की सलाह तो ले लीजिए। लेकिन ऐसा आज तक नहीं माना जाता है। जैसे श्री धनखड़ साहब हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, तो उनकी तो रोजमर्रा से देखी जाए तो ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं उनसे टकराव की स्थिति पैदा रहती है। कलराज मिश्र राजस्थान के अंदर जैसे हैं, इससे पहले जो गवर्नर थे राजस्थान के अंदर, वो भी जो कांग्रेस सरकार होती है अशोक गहलोत की, तो उससे टकराव की स्थिति बनी रहती है। इस तरह हम इस सुझाव को हमने 50 साल पहले सुना है, लेकिन आज तक हम इसका अनुकरण नहीं देखते हैं। और कार्मिक प्रशासन पर इन्होंने प्रतिवेदन दिया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि अपनी रिपोर्ट में इन्होंने किया कि अधिकतम महत्वपूर्ण प्रलेखों में से एक है। हनुमंतैया ने कहा इस बात को कि ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस प्रशासनिक आयोग का, इस सुधार आयोग का। और इस दृष्टि से सेवाओं को 8 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए फंक्शनल बेसिस पे। उन्होंने बोला कार्यात्मक बेसिस पे। आर्थिक प्रशासन अलग, औद्योगिक प्रशासन, कृषि और ग्रामीण विकास प्रशासन, सामाजिक और शैक्षणिक प्रशासन, कार्मिक समस्या अथवा प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, प्रतिरक्षा प्रशासन तथा नियोजन। उन्होंने बोला कि सेवाओं को 8 वर्गों में बांट दिया जाए। किसी प्रथम श्रेणी के कर्मचारी ने कार्यात्मक क्षेत्र में 4 से लेकर 12 वर्ष तक काम किया हो तो उसे पदोन्नत करके इन पदों की प्रतिकूल नियुक्ति कर देनी चाहिए। तो आईएएस के प्रशिक्षणार्थियों के लिए घुड़सवारी हटाई जाए तथा उन्हें मोटर जीप चलाने का। भाई इन्होंने प्रैक्टिकल बातें बताई कि आप वहां पे उनको घुड़सवारी क्यों सिखा रहे हो? भाई आपको घुड़सवारी करके थोड़ी जाता है जिला कलेक्टर कहीं पे, वो गाड़ी चला के जाता है, कारें होती हैं, जीप्स होती हैं, इन सब से जाता है। तो क्योंकि इनको कार जीप चलाने सिखाएंगे या हम घुड़सवारी चलाना? इनको शौक फरमाए जा रहे हैं क्या इनको क्या शाही राजशाही इनको प्रवृत्तियां इनमें डाली जा रही हैं क्या? उन्होंने इस बात को बोला। आज ही 50 साल बाद हम देखते हैं कि वहाँ आईएएस मसूरी के अंदर इनको घुड़सवारी सिखाई जाती है। न जाने क्यों, समझ में नहीं आती है। प्रशासनिक सुधार आयोग 50 साल पहले बोल चुका है कि इसको बंद कीजिए, लेकिन कौन सुधारे, कौन सुने? राज्य स्तरीय प्रशासन के बारे में उन्होंने बोला कि राज्यपाल एवं उसके परामर्शदाताओं की उनके इच्छानुसार शासन चलाने देना चाहिए। राज्य में विभागों की संख्या 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये तो एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन्होंने बोला था कि ज्यादा प्रभाग ना हो। राज्य के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इस तरह से डिवाइड कर दीजिए कि 12 विभाग हो, लेकिन ऐसा आजकल नहीं होता है। 30-30, 40-40 विभाग हम देखते हैं राज्य में। जिला प्रशासन के बारे में तो 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, नियामकीय तथा विकासात्मक। पहले का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होना चाहिए और एक विकासात्मक जो विभाग उसको जो भाग करें उसका एक वरिष्ठ अधिकारी को जिले का विकास अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, जो जिला परिषद का अधिशासी अधिकारी भी हो। तो इसको इन्होंने सेपरेट करने की कोशिश की है, जिसको कि कुछ हद तक फिर 73वें 74वें संशोधन के अंदर हम देखते हैं कि कुछ उसके प्रावधान लाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन वो भावना अभी भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इसका क्रियान्वयन के बारे में यही है कि कुछ सिफारिशें तो क्रियान्वित की गई हैं, बाकियों को नौकरशाही की उदासीनता के कारण हम कभी भी शायद उनको इम्प्लीमेंट होते नहीं देख पाएंगे। आमतौर पर नौकरशाही परिवर्तन नहीं चाहती है। हमारा यह अनुभव है कि भारत की जो नौकरशाही है वो परिवर्तन ज्यादा नहीं चाहती है और अपनी शक्तियों का आनंद तो वो कभी भी नहीं होने देखना चाहती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा के अंदर, अगले हम चर्चा के अंदर सरकारी आयोग के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।